वेबसाइट्स। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट्स क्या होती हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस व्हाट इज़ वेबसाइट अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो उन्हें हैंडल कैसे करना है, किस तरह से उनके आंसर्स देना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखूंगा मैं। अ वेबसाइट्स, जो कि शॉर्ट में उसे कहा जाता है, इन शॉर्ट हम उसे साइट भी कहते हैं, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू द हाइपरलिंक्स एंड सेव्ड ऑन अ वेब सर्वर। तो जो सिंपल डेफिनेशन इसकी बनती है वो ये बनती है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनका कलेक्शन होती है एक वेबसाइट, जो कि रिलेटेड होती है, एक दूसरे से रिलेट होते हैं वो वेब पेजेस हाइपरलिंक के द्वारा। और कहाँ पर सेव होती है? वेब सर्वर पर ये सेव होते हैं, ठीक है। All the pages of the websites are integrated under a domain name and have a common theme and template। मतलब जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सबकी कोई ना कोई थीम होती है और किसी एक कॉमन डोमेन के अंदर वो इंटीग्रेटेड रहती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए द वेबसाइट्स ऑफ एनसीईआरटी विल हैव ऑल द पेजेस रिलेटेड टू एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, इवेंट्स, रिसोर्स मटेरियल etc अंडर वन डोमेन नेम एंड हैविंग अ कॉमन डिज़ाइन थीम, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी की जैसे वेबसाइट्स हैं, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगा और इसका जो कॉमन डोमेन नेम होगा वो होगा एनसीईआरटी, ओके। इससे हम सर्च कर पाएंगे वेबसाइट को। पर्पस ऑफ वेबसाइट्स, व्हाई वी नीड वेबसाइट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वेबसाइट। सो सम ऑफ द कॉमन पर्पसेस ऑफ अ वेबसाइट डिजाइंस आ, क्यों क्यों किस किस चीज़ के लिए काम आती हैं ये। सो सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज, posting and finding information on the internet, communicating with each other, entertainment purpose, and disseminating, that is providing information, contents and software. So these are the simple purposes of a websites. Now web pages. What are web pages? जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अ वेब पेज, also referred as a page, is a document on the www is that is viewed in a web browser। ओके, सो सिंपल सा पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर, ठीक है, जिसे किसके थ्रू देखा जा सकता है? एक वेब ब्राउजर के द्वारा देखा जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज इज क्रिएटेड इन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम पढ़ चुके हैं पहले, एंड CSS दैट इज कास्केडेड स्टाइल शीट। तो जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं वो बेसिकली HTML में बनाए जाते हैं। नाउ वेब पेजेस कंटेन इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज, अब ये जो वेब पेजेस होते हैं, इन वेब पेजेस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। मान लीजिए सबसे पहले जैसे टेक्स्ट होता है, इन टेक्स्ट फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, लिस्ट एंड टेबल्स etc, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो दिस आर द some of the resources which is available on web pages. Now important facts about the web pages. Program codes called scripts are used to define the manner in which the page will behave on different actions। तो हमारा वेब पेज किस तरह से बिहेव करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये प्रोग्रामिंग कोड्स के ऊपर डिपेंड करता है और उन कोड्स को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट्स, ओके। नाउ स्क्रिप्ट्स मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव। जावा स्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो स्क्रिप्ट्स क्या करती हैं? पेज को इंटरेक्टिव बनाती हैं, ठीक है। और जो सबसे पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो है जावा स्क्रिप्ट। पाइथन एंड PHP आर आल्सो यूज्ड टू अप्लाई स्क्रिप्टिंग ऑन वेब पेजेस। अगर वेब पेज के ऊपर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, मतलब उसे और इंटरेक्टिव बनाना है, तो PHP और पाइथन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। जो पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसे होम पेज कहते हैं। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। ईच वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस दैट इज विजिबल ऑन द एड्रेस बार। तो ये यूनिक एड्रेस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं URL में। तो हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। द वेब पेज दैट आर लिंक्ड टू फॉर्म अ वेबसाइट शेयर्स अ यूनिक डोमेन नेम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन होता है, ठीक है। उसी को सारे वेब पेज शेयर करते हैं या लिंक्ड होते हैं उससे, ओके। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब वेब पेजेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस जिसे हमें पढ़ना है। द फर्स्ट इज स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं हम देख लेते हैं। द स्टैटिक वेब पेज इज वन whose
कंटेंट ऑलवेज रिमेन स्टैटिक, दैट इज डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब स्टैटिक वेब पेज वो पेज होगा जिसका कंटेंट पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, मतलब सभी को एक जैसा ही दिखता है। ठीक है, ठीक है, जैसे गूगल का होम पेज है, गूगल सर्च का होम पेज है, वो सभी यूजर्स को एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। या फिर ऐसा वेब पेज जिसमें केवल टेक्स्ट इंक्लूड है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो वो भी चेंज नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, स्टैटिक वेब पेज वो वेब पेजेस होते हैं जो सभी के लिए एक जैसे होते हैं या यूजर्स स्पेसिफिक नहीं होते, यूजर्स के लिए चेंज नहीं होता है। स्टैटिक वेब पेजेस रिमेन्स द सेम फॉर ऑल यूजर्स अंटिल समवन चेंजेस इट्स कोड्स मैन्युअली। ओके, ये अभी मैंने समझाया आपको। स्टैटिक वेब पेजेस आर जनरली रिटन इन HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS एंड हैव द एक्सटेंशन। इनके एक्सटेंशन भी पूछ लेते हैं कभी, तो वेब पेजेस का एक्सटेंशन सबको पता ही है वैसे कि .html होता है या .htm भी होता है। ओके, नाउ a simple HTML file contain a heading and a paragraph of text is a basic example of स्टैटिक वेब पेज। मतलब एक HTML पेज इसके अंदर केवल हेडिंग है और पैराग्राफ है, मतलब टेक्स्ट है केवल, तो वो एक स्टैटिक वेब पेज का एग्जांपल होता है। ठीक है, नाउ वर्किंग ऑफ एन स्टैटिक वेब पेज। अब स्टैटिक वेब पेज वर्क कैसे करता है, ठीक है, देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो ब्राउजर्स हैं मान लीजिए। ठीक है, एक ब्राउज़र को हम मान लेते हैं वेब ब्राउज़र दैट इज़ क्लाइंट, एंड एक को मान लेते हैं हम वेब सर्वर। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है वेब ब्राउज़र दैट इज़ क्लाइंट। तो क्लाइंट हमेशा एक रिक्वेस्ट भेजता है स्टेप 1 में। ठीक है, और जो वेब सर्वर होता है वो उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स सेंड करता है, जो स्टेप सेकंड होती है। तो केवल एक रिक्वेस्ट जाती है और एक रिस्पॉन्स आता है। इस तरह की जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है स्टैटिक वेब पेज का। ठीक है, तो व्हेन अ वेब सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ ब्राउजर of a static web page, for a static web page, it just locates the page on its storage media and send it to the browser of the client. No additional processing is performed on the web page. तो इतना आप अगर आप लिख के आएंगे तो enough है for the working of a static web page. Okay, so request गई और उसका response आया, that's all. नाउ डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं देख लेते हैं हम। अ डायनामिक वेब पेजेस इज वन इन विच द कंटेंट ऑफ द वेब पेज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स। मतलब ये हर यूजर के लिए अलग होते हैं, उनके लुक एंड फील, उनका जो विजन होता है या उनका जो जो हमको दिखता है वो हर यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, द डिफरेंस डिफरेंट इन कंटेंट में बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चॉइस मेड बाय द यूज़र। अब ये जो डिफरेंस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो यूज़र होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस करता है उसको लोड होने से पहले उस पर्टिकुलर पेज की। दैट्स वाई हमें अलग अलग दिखते हैं। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड दस टेक मोर टाइम टू लोड देन द स्टैटिक वेब पेजेस। अगर डिफरेंस लिखने को आए तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दूसरी चीज़ अगर डिफरेंस में लिखने को जाए आए तो जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो जल्दी लोड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो प्रोसेस नहीं लगती, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट या सिंपल पेज होता है। जबकि जब डायनामिक वेब पेजेस लोड होते हैं, क्योंकि उसमें हर यूज़र के स्पेसिफिक डेटा होता है, तो वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। डायनामिक वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP.NET, Python, Java, Ruby. These are the few languages available for creating or managing the dynamic web pages. Okay. These are the complex to construct and design. इनका डिज़ाइन और इनका कंस्ट्रक्शन इन वेब पेजेस का कॉम्प्लेक्स होता है। एज द कोड टू परफॉर्म द एडिशनल ऑपरेशनल हैज़ टू बी एडेड। मतलब अलग से कोड लगाना पड़ता है, क्योंकि एडिशनल परफॉर्मेंस, एडिशनल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सच सर्वर साइड कोड, और ये ऑब्वियसली सर्वर साइड होगा, कोड अलाउ द सर्वर टू चेंज इट्स कंटेंट ईच टाइम द वेब पेज इज लोडेड। हर बार जब ये वेब पेज लोड होगा तो इसका कंटेंट चेंज होगा। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ डायनामिक वेब पेजेस आर दोज वेब पेजेस डिस्प्लेइंग द डेट टाइम। ठीक है, जो वेब पेजेस डेट टाइम दिखाते हैं, एंड वेदर रिपोर्ट और हैविंग अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो जैसे डेट टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, तो ऐसा कोई वेब पेज बनाया है जिसमें डेट टाइम चेंज हो रहा है, तो हमेशा जब भी वो लोड होगा तो डेट टाइम चेंज होगा। दूसरा वेदर रिपोर्ट, तो वेदर रिपोर्ट भी कुछ कुछ टाइम पर बदलती रहती है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कोई वेब पेज वेदर रिपोर्ट डिस्प्ले कर रहा है तो वो भी हमेशा चेंज होगा। ठीक है, ई कॉमर्स में भी
जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, तो उसके प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बची है, कितनी क्वांटिटी सेल हो चुकी है, ठीक है, उसकी प्राइस हमेशा अप और डाउन होती रहती है, डिस्काउंट्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उसमें होती रहती हैं, लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं उस प्रोडक्ट पे, तो हमेशा वो वेब पेज चेंज होता रहेगा। तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक वेब पेज। ओके, ना वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? तो देखिए, जब हमने स्टैटिक वेब पेज देखा था तो केवल एक सिंपल रिक्वेस्ट जाएगी और उसका रिस्पॉन्स आएगा, बट इसमें क्या होगा डायनामिक वेब पेज में, कि सबसे पहले स्टेप 1 में एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। उस HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, कॉल एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन रिस्पॉन्स टू द HTTP रिक्वेस्ट। तो कोई यहाँ से रिक्वेस्ट गई तो वो कुछ सी चीज़ के लिए गई होगी, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को कॉल किया जाएगा सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एंड प्रोड्यूस द HTML आउटपुट। वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और जो भी डिजायर आउटपुट होगा उसको प्रोड्यूस करेगा। देन जो भी आउटपुट आया है उसको एज अ रिस्पॉन्स आपका वेब ब्राउजर भेज देगा आपके क्लाइंट को, ठीक है। देख लेते हैं, व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर अ डायनामिक वेब पेजेस इज मेड टू द वेब सर्वर, it does not simply retrieve the page and send. Rather than this, before sending the request to the web pages, the server may perform some additional process like getting information from the database, updating the date and time, updating weather information, etc. तो जैसे अपडेट करना है डेट और टाइम को, तो जैसे ही रिक्वेस्ट है उसके बाद डेट और टाइम को अपडेट करने का प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। वो प्रोग्राम नया डेट और टाइम ला के देगा और फिर उसको रिस्पॉन्स में भेजा जाएगा। ये है डायनामिक वेब पेज की वर्किंग, सिंपल वर्किंग। ओके, नाउ वेब सर्वर्स। अब हमें देखना है कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं। अभी जैसे हम जो स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज देखे हमने, तो इसमें हमने देखा कि एक रिक्वेस्ट जा रही है, क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जा रही है, किसको जा रही है, सर्वर को, वेब सर्वर को। तो ये जो वेब सर्वर है जिसको रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, ये होते क्या है, देख लेते हैं। अ वेब सर्वर इज यूज टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट टू क्लाइंट्स सच एज अ ब्राउजर दैट रिक्वेस्ट इट। अ वेब सर्वर कैन बी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो क्या होता है वेब सर्वर? तो वेब सर्वर जो होता है वो यूज किए जाते हैं स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और ताकि बाद में उसे डिलीवर किया जा सके, किसको, क्लाइंट को, ठीक है। वो ब्राउजर हो सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वेब सर्वर एक ऐसी जगह है जहां पर वेब से रिलेटेड, वेब पेजेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है पर्टिकुलर साइट्स की, और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर जब रिक्वेस्ट की जाती है ब्राउज़र के द्वारा तो वेब सर्वर उन्हें प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो रिपोजिटरी एक तरह से है ये। चलिए, द सर्वर्स नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो दैट इट्स कंटेंट कैन बी मेड इजीली टू अदर्स। तो हमेशा जो ये सर्वर होता है, वेब सर्वर, वो हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए ताकि जो भी ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करे उसको वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके सेंड कर सके, ठीक है। वेब सर्वर्स एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये जो वेब सर्वर्स होते हैं, जैसे ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। तो अगर ये सॉफ्ट हार्डवेयर होता है तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो वेब सर्वर एज अ हार्डवेयर, इट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंटेंट्स, HTML पेजेस होंगे उसके अंदर, इमेजेस होंगी, CSS होगा, स्टाइल शीट, जावा स्क्रिप्ट फाइल्स होंगी। तो दिस आर द few things which is contained by a web server which is acting as a computer hardware. Okay, now if a web server is a software, अगर एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है तो वो कैसा होगा? It is a specialized program that understand URLs or web address coming as a request from browser and respond to those request। तो मतलब ये क्या कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर है, वेब सर्वर एज अ सॉफ्टवेयर, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो आती है ब्राउजर से, जो रिक्वेस्ट आती है और जो रिस्पॉन्स जाता है सर्वर की साइड से, इनको मैनेज करने का काम करता है। ओके, सो अगर वो वेब सर्वर एज ए हार्डवेयर है तो वो हार्डवेयर जो क्या 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 मैनेज कर रहा है, HTML पेजेस को मैनेज कर रहा है, इमेजेस को मैनेज कर रहा है, CSS को मैनेज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट को मैनेज कर रहा है। और अगर वो सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मैनेज कर रहा है, यू कैन से। इफ द सर्वर इज नॉट एबल टू लोकेट द पेज, अगर कोई सर्वर पेज को लोकेट नहीं कर पा, मान लीजिए एक वेब ब्राउजर था, उसने कोई रिक्वेस्ट की पर्टिकुलर पेज की कि मुझे ये पर्टिकुलर पेज आप दीजिए, बट वेब सर्वर उसको रिट्रीव नहीं कर पाया, तो क्या होता है, इट सेंड्स अ
पेज कंटेनिंग द एरर मैसेज, तो एक एरर मैसेज सेंड करता है, उस एरर मैसेज को बोलता हूँ मैं एरर 404 पेज नॉट फाउंड टू द क्लाइंट ब्राउजर सेट। तो वापस जो ब्राउजर होता है उसको ये रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है सीबीएसई की एरर 404 क्या होती है, या फिर अगर कोई पेज ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की उसको नहीं मिला तो उसे क्या कौन सी एरर होगी, तो एरर 404 होगी, जिसे बोला जाता है पेज नॉट फाउंड। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नाउ होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट। अब होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट क्या होता है ये देखते हैं। देखिए होस्टिंग का मतलब अपन सब समझते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को कहीं पर रखी रखी होती है वो, ठीक है। तो वैसे ही वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अ, उसके वेब पेजेस हुए, जावास्क्रिप्ट्स हुई, सीएसएस हुआ, और इमेजेस हुई, ऑडियो वीडियो जो भी है, वो कहीं ना कहीं मुझे होस्ट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, ताकि वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो सके। तो इसी को वेब होस्टिंग कहते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस, एक तरह से एक सर्विस है ये, ठीक है, दैट अलाउ अस टू पुट अ वेब साइट और अ वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट। ठीक है, मतलब क्या करना है मुझे, वेबसाइट या वेब पेज का जो भी कंटेंट है वो वेबसाइट पर इंटरनेट पर रखना है, ठीक है। तो इस वेबसाइट या वेब पेज के कंटेंट को इंटरनेट पर रखने को ही बोला जाता है वेब होस्टिंग। एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ताकि क्या हो सके, ये जो भी कंटेंट है मेरी वेबसाइट का वो पूरी दुनिया को अवेलेबल हो सके। ओके, इसको ही मैं बोलता हूँ वेब होस्टिंग। शायद आप समझ गए होंगे। वी कैन रन सर्वर रिसोर्सेज। तो अब क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें सर्वर रिसोर्सेज, जैसे आपने अभी सर्वर की ही बात कर रहे थे, वेब सर्वर की बात कर रहे थे, तो वेब सर्वर के जितने भी रिसोर्स हैं उनको हमको रेंट पे लेना पड़ता है, जैसे उसका सीपीयू, रैम, स्टोरेज। फॉर अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड होस्ट आर लोकली क्रिएटेड वेबसाइट। तो हमारी जो वेबसाइट्स है जो हमने लोकली क्रिएट की है उनके सारे कंटेंट को हम क्लाउड सर्विस पे या इंटरनेट पर रखना चाहते हैं, वेब वर्ल्ड वाइड वेब की तक यूज़ हो सके उस तरह, तो हमें इन सबको रेंट पे लेना पड़ेगा। दिस इज़ डन बाय अपलोडिंग द फाइल्स कंटेनिंग द वेबसाइट HTML, जैसे मैंने आपको बताया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, डेटाबेस, सभी को हमें वहाँ पर रखना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर साइट पे फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर ऑन टू द स्पेस अलोकेटेड बाय द सर्वर। तो ये हम जब रेंट पे ले लेते हैं तो जो वेब सर्वर्स होते हैं वो हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि आप इस जगह पर अपनी सारी कंटेंट को रख दीजिए, हम आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को अप कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज वेब होस्टिंग। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द वेब होस्टिंग क्या क्या होते हैं। अ वेब सर्वर, whether it is a local server or a cloud server, when connected to the internet is assigned a unique numerical address on the internet called IP address। मतलब जब भी आपका वेबसाइट जो होती है पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर आप जब रखोगे उसे, ठीक है, तो उसे एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। ओके, इतना याद रहेगा शायद आपको। दिस आईपी एड्रेस नीड टू बी मैप्ड टू द textual name called the domain name of the website. This is because it is not convenient for the user to remember the numeric IP address। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी एक डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम जब मैं उसको होस्ट करने जाऊंगा तो जो वेब सर्वर मुझे होस्ट कर रहा है, एनसीईआरटी को होस्ट कर रहा है, तो वो एनसीईआरटी को क्या करेगा, एक न्यूमरिक नंबर देगा, जिसे हम आईपी एड्रेस 162.178.3. ऐसा करके एक न्यूमरिक। बट इस नंबर को यूजर्स को याद रखना मुश्किल है, क्योंकि ये नंबर यूजर याद नहीं रख सकते, बट हाँ एनसीईआरटी सबको याद है। तो क्या होता है कि ये जो नंबर दिया है, न्यूमरिक नंबर, इसको हम मैप्ड कर देते हैं एनसीईआरटी से। मतलब अगर वेब www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी एनसीईआरटी डालेगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इस आईपी एड्रेस के अंदर। सो एनसीईआरटी डालो या वो नंबर डालो, सेम ही बात है, इसलिए हम उसको मैप कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ डू अ होस्ट अ वेबसाइट, ठीक है, तो एक वेबसाइट को कैसे होस्ट किया जाता है इसके स्टेप्स फटाफट देख लेते हैं अपन, क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द वेब hosting service provider that will provide the web server space as well as related technologies and services such as database, bandwidth, data backup, firewall support, email services, etc। तो सबसे पहला स्टेप है कि मुझे वो सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो इस तरह की
वेब होस्टिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आइडेंटिफाई अ डोमेन नेम। आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आप जिस वेबसाइट, आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका डोमेन नेम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, विच बेस्ट सूट्स आर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट को बेस्ट सूट करता है। गेट इट रजिस्टर्ड थ्रू द डोमेन नेम रजिस्ट्रार, और उसके बाद उसको डोमेन नेम रजिस्ट्रार से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ई कॉमर्स साइट बनाई है, वेबसाइट बनाई है, जो कि टॉयस बेचती है, खिलौने बेचती है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ऐसा डोमेन नेम रखना पड़ेगा जो टॉयस से रिलेटेड हो, ठीक है, funnytoys.com समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उसको फिर मुझे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, once we get the web space created, create login with the appropriate rights and notes down the IP address टू मैनेज वेब स्पेस। तो उसके बाद जो वो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो हमें कोई पर्टिकुलर स्पेस देगा, वहाँ पर हमें लॉगिन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पर्टिकुलर राइट्स के साथ, ठीक है, और कुछ आईपी एड्रेस हमें मैप्ड करने पड़ेंगे हमारे डोमेन नेम के साथ। देन अपलोड द फाइल्स एंड अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर ऑन द लोकेटेड स्पेस। जो भी स्पेस हमें मिली है वेब सर्वर की तरफ से, वहाँ पर हमें जितना भी हमारा कंटेंट है वेबसाइट का, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो बताएंगे कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें उनको HTML फाइल्स कहाँ रखनी है, CSS कहाँ रखना है, इमेजेस कहाँ रखनी है, ऑडियो वीडियोस फाइल्स कहाँ रखनी है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमें वो फाइल्स को अपलोड कर देना होगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप, गेट डोमेन नेम मैप्ड टू द IP एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। जो IP एड्रेस हमें मिला है, जो और जो डोमेन नेम हमने रखा है, उन दोनों को मैप करवाना पड़ेगा ताकि वो दोनों वर्क कर सके, ठीक है। द डोमेन नेम सिस्टम DNS, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, तो DNS का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं इसे। इज अ सर्विस दैट डज द मैपिंग बिटवीन द डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। अब IP एड्रेस और डोमेन नेम के बीच में जो अभी हमने लिए हैं कि IP एड्रेस मतलब वो न्यूमेरिक नंबर, और डोमेन नेम जो हमने अपनी वेबसाइट को देना चाहते हैं, वो उन दोनों को मैप करवाने का जो सिस्टम है, जो सर्विस है, वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करता है DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ब्राउजर, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ब्राउजर। ब्राउजर क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस टू व्यू द वेब पेजेस। मतलब जो भी वेब पेजेस हमने बनाए, अभी वेब पेजेस की बात कर ही रहे थे अपन, अब उन वेब पेजेस को मुझे किसी एप्लीकेशन पे देखना भी तो पड़ेगा, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जहां पर मुझे वो वेब पेजेस दिखेंगे उसे मैं कहूंगा ब्राउजर, ठीक है। सो अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस टू व्यू द वेब पेजेस। In other words, it helps us to view the data or information that is retrieved from the various web servers on the internet। मतलब जो भी डेटा वेब सर्वर से आ रहा है उनको देखने की एक जगह को मैं बोलूंगा ब्राउजर, ओके। चलिए, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा। दिस आर द few of the browsers. A web browser essentially displays the HTML documents which may include text, images, audio, video and hyperlinks that helps to navigate from one page to another page। तो सिंपल आई थिंक कि जो भी हमारा ब्राउज़र होता है वो ये सब चीज़ें डिस्प्ले करता है, HTML पेज होते हैं एक तरह से ये, ठीक है। Mosaic was the first web browser developed by the National Center of Supercomputing Application NCSA। तो Mosaic का नाम याद रखिएगा प्लस NCSA का नाम याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था और इसे किसने डेवलप किया था, ओके। नाउ ब्राउजर्स, दिस आर द फ्यू ब्राउजर्स। आपको विजुअलाइज करवाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इमेजेस लगा दी हैं। गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एप्पल सफारी है, ओपेरा। दिस आर द फ्यू ब्राउजर्स। नाउ ब्राउजर सेटिंग्स। अब इसके अलावा ब्राउजर्स में हमें कुछ सेटिंग्स भी करनी होती हैं, तो ब्राउजर की सेटिंग्स किस तरह से की जा सकती है, तो एवरी ब्राउजर हैज़ गॉट सर्टन सेटिंग्स दैट डिफाइन द मैनर इन विच द ब्राउजर विल बिहेव। मतलब आपका ब्राउजर बिहेव कैसे करेगा, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, उसे ही हम ब्राउजर सेटिंग्स बोलते हैं। दिस सेटिंग्स मे बी विद respect to the privacy, search engine preferences, download options, auto signature, auto fill and auto complete features, themes and much more। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ब्राउजर सेटिंग्स के थ्रू सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू चेंज द ब्राउजर सेटिंग्स यूजिंग द ओपन सोर्स ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला फायरफॉक्स को हम एज स्टैंडर्ड ब्राउजर ले रहे हैं यहाँ पर, जो ओपन सोर्स अवेलेबल है अपने पास।
उसके थ्रू हम देखते हैं कि हम कैसे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ओपन मोजिला, सबसे पहले हमें जो मोजिला फायरफॉक्स है ब्राउज़र को ओपन करना है। टॉप राइट कॉर्नर पर ब्राउज़र के वहाँ पर बटन होता है जिसे मेन्यू बटन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आप देख ही रहे हैं साइड में राइट हैंड साइड में एक मेन्यू खुला हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बटन सिलेक्ट द ऑप्शन और सेटिंग। तो वो जो राइट हैंड साइड में खुलेगा उसमें ऑप्शन या सेटिंग करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। द प्रेफरेंसेज एंड ऑप्शंस विंडो विल डिस्प्ले। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, जैसे ये विंडो ओपन होती है तो इसमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर मल्टीपल पैनल्स टू चूज फ्रॉम। तो बहुत सारे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे पैनल्स मिल रहे हैं आपको, जैसे जनरल है, होम है, सर्च, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड सिंक। ये कुछ ऑप्शंस है। तो ये जो शुरू के 5 ऑप्शंस है इन्हीं के ऊपर आपके सीबीएसई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये होते क्या है, कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहला जो पैनल होता है वो है जनरल पैनल। सम ऑफ द ऑप्शंस दैट द पैनल कंटेन्स आर एज फॉलोज। तो इस जनरल पैनल के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस आप देख लीजिए। पूछा जा सकता है कि जनरल पैनल में कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो सेटिंग द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, इस ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना है क्या आपको। लैंग्वेज एंड अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, डाउनलोडिंग फाइल्स एंड एप्लीकेशंस, फायरफॉक्स अपडेट सेटिंग्स होती हैं, ब्राउजिंग एंड नेटवर्किंग सेटिंग्स इस पैनल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि कौन सी सेटिंग्स इसमें होती है। सेकंड होता है होम पैनल, ठीक है। तो जब हम जनरल पैनल के बाद होम पैनल, देखिए ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा होम पैनल यहाँ पर, ठीक है। तो दिस पैनल कंटेन्स ऑप्शंस टू सेट द होम पेज ऑफ द ब्राउजर। होम पैनल मतलब होम पेज अगर आपको ब्राउजर का सेट करना हो तो कैसे करूँगा, तो इससे कर सकता हूँ। ब्राउजर विंडो एंड टैब सेटिंग, ये भी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्च पैनल। दिस पैनल कंटेन्स ऑप्शंस टू एडिट द सेटिंग्स ऑफ द सर्च इंजन यूज्ड बाय द फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स कौन सा सर्च इंजन यूज करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए सर्च लिखा हुआ है, सर्च के अंदर लिखा हुआ है गूगल, ठीक है। तो ये गूगल सर्च इंजन को यूज करता है, ठीक है। देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पैनल। तो प्राइवेसी सिक्योरिटी पैनल्स जो होते हैं, दिस पैनल्स आर ऑप्शंस टू सिक्योर द ब्राउजर डेटा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: enhancing the protection, forms and password, history and address bar, cookies and sites data, performance to view the pop-up and windows to install the, ठीक है। So these are the security panels which are included in the privacy and security panel, okay. Now the next one is sync panel. This panel contains option to set up and manage a Firefox account which is needed to access all the service given by the Mozilla Firefox. सो सिंक्रोनाइजेशन, जितना भी हमें सिंक्रोनाइज करना है पैनल को, दिस आर द कंटेंट्स टू द सेटअप ऑफ द मैनेजर फायरफॉक्स ऑफ द विच इज नीडेड टू एक्सेस द ऑल सर्विसेज गिवन बाय द मोजिला। मोजिला के द्वारा जितनी भी फायरफॉक्स में सेटिंग्स दी हैं, उन सर्विसेज दी हैं, उनको एक्सेस करने में हमें मदद करती हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड फॉर्म जो विच इज वी आर गोइंग टू यूज इज एड ऑन एंड प्लगइन। तो जो नया अगला टॉपिक है वो है एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स। तो एड-ऑन्स और प्लगइन्स क्या होते हैं वो हमें देखना है। तो एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स आर द टूल्स दैट हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनलिटी ऑफ अ ब्राउजर। मतलब एक ब्राउजर की फंक्शनलिटी को मुझे मॉडिफाई करना है या एनहांस करना है, एक्सटेंड करना है। तो इन एड-ऑन्स और प्लगइन्स के द्वारा मैं किसी भी ब्राउजर की फंक्शनलिटी को, ठीक है, ये एक तरह के टूल्स हैं जिनकी फंक्शनलिटी को मैं एक्सटेंड या मॉडिफाई कर सकता हूं, ठीक है, एड-ऑन्स के द्वारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लगइन्स इज अ सॉफ्टवेयर। तो प्लगइन जो होता है वो पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर ही होता है। सो प्लगइन्स आर द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द होस्ट कंप्यूटर एंड कैन बी यूज्ड बाय द ब्राउजर फॉर मल्टीपल फंक्शनलिटीज एंड कैन इवन बी यूज्ड बाय अदर एप्लीकेशन एज वेल। सो प्लगइन्स आर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जो इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर्स पर और उन्हें जो ब्राउजर्स होता है उनके मल्टीपल फंक्शनलिटीज के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपल सी याद कर लीजिएगा। प्लगइन इज अ कंप्लीट प्रोग्राम। तो पहली चीज तो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं, और ऑब्वियसली अगर सॉफ्टवेयर होंगे तो ये कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं और मे बी अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल फ्लैश एंड जावा आर द प्लगइन्स। तो फ्लैश और जावा क्या है, प्लगइन्स है, ओके, नाइस। एड-ऑन्स क्या होते हैं? सो एड-ऑन्स इज अ कंप्लीट प्रोग्राम। एड-ऑन्स भी होते हैं वो कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं। सो इट इज यूज्ड टू ऐड एनी
अ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी टू द ब्राउजर, ब्राउजर में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी मुझे अगर ऐड करनी है तो मैं एड-ऑन्स का यूज करेंगे। एंड एड-ऑन्स इज आल्सो रिफर्ड टू एन एक्सटेंशन इन सम ब्राउजर्स। तो ये जो प्लगइन्स होते हैं, सॉरी एड-ऑन्स होते हैं, वो एक्सटेंशन के नाम से भी किसी किसी ब्राउजर में बोले जाते हैं। ठीक है। एडिंग द फंक्शनलिटी ऑफ अ साउंड एंड ग्राफिक्स आर कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड-ऑन्स। तो अगर मुझे फंक्शनलिटी है, साउंड की फंक्शनलिटी जोड़नी है या ग्राफिक कार्ड्स की फंक्शनलिटी जोड़नी है, एनहांस करना है उन्हें, ठीक है, तो उसके लिए मैं इन एड-ऑन्स का यूज करूंगा। नाउ टू ऐड एन एक्सटेंशन, अब एक एक्सटेंशन को ऐड करेंगे, एक्सटेंशन मतलब एड-ऑन्स को ऐड कैसे करेंगे, तो क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ब्राउजर एंड सिलेक्ट द एड ऑन ऑप्शन। तो वही वाली चीज़ करनी है, सबसे पहले ऊपर से क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में, राइट हैंड साइड में एक्सटेंशन एंड थीम्स का बटन होगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे इस ऑप्शन को, एक ब्राउजर विंडो ओपन होगी आपके सामने। उस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं मैनेज योर एक्सटेंशन करके ऑप्शन आएगा, यहीं से हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। On the right hand side, option of the manage your extension will appear. Using this option, we will add or manage the add-ons. ठीक है। सेकेंड, टू ऐड प्लगइन्स। अब प्लगइन्स को ऐड कैसे करेंगे, तो ऑप्शन पे वहीं जाना है आपको वापस से, ठीक है, और क्लिक करेंगे तो देखिए वही विंडो आपको ओपन हुई फिर से, और इसमें प्लगइन्स लिखा हुआ है, इस प्लगइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लगइन पे क्लिक करेंगे, मेक द डिजायर सिलेक्शन, यहाँ पर बहुत सारी प्लगइन्स आपके सामने होंगी, उनको आपको सिलेक्ट करना है, तो आप अनेबल और डिसेबल प्लगइन्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। सो दिस आर द सिंपल वे टू एड-ऑन्स एंड प्लगइन, यूज द एड-ऑन एंड प्लगइन्स। ठीक है। नाउ कुकीज, कुकीज क्या होती है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। अ कुकीज इज अ टेक्स्ट फाइल containing a string of information which stores browsing information on the हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। मतलब कुकीज क्या होती हैं, टेक्स्ट फाइल होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करके रखती है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री। एक तरह से देख लीजिए, आपने ब्राउज जो किया है, जितना भी आपने सर्च किया है इंटरनेट पर, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कॉपी करके रखती है, और रखती कहाँ पर है, आपके ही कंप्यूटर पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कुकीज टेक्स्ट फाइल होती हैं और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, और वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, जो आपके कंप्यूटर पर ही स्टोर होके रहती है। इट्स हेल्प इन कस्टमाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिस्प्लेड, फॉर एग्जाम्पल द चॉइस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द ब्राउजर, अलाउिंग द यूजर टू ऑटो लॉग इन, रिमेंबरिंग द शिपिंग प्रेफरेंसेज, डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट ऑन द इंटरनेट। दिस आर द कस्टमाइजिंग थिंग। कुकीज आर यूजुअली हार्मलेस होती हैं, दे कैन नॉट बी एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑफ अ यूजर, ट्रांसमिट वायरसेस और मालवेयर। तो ऐसा नहीं करती हैं वो, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करती हैं। However, viruses can be tricked as a cookies and cause harm to a computer. One can disable cookies by changing the privacy and security settings. तो हम, अगर हमें कुकीज़ अनेबल रखनी है तो हम अनेबल भी रख सकते हैं, और डिसेबल करनी है तो डिसेबल भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। सो दिस इज अबाउट द कुकीज़। कुकीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस CBSE पूछता ही पूछता है। ठीक है। सो I think this is covered your whole syllabus here. Okay, so thank you for watching and please subscribe to Shruti Tech. सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मैंने जितने भी आपको अभी तक नोट्स, एक तरह से नोट्स कह सकते हैं आप, अगर ये नोट्स आप बना लेते हैं साथ साथ में, वीडियो के साथ साथ, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। NCERT बेस्ड नोट्स थे, और कोर्स लगभग जितना भी सिलेबस अभी दिया हुआ है उसके हिसाब से ये नोट्स मैंने बनाए थे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे पर्टिकुलर यूनिट को, इस पर्टिकुलर यूनिट को कवर करने में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग once again. Please subscribe to Shruti Tech for more such videos. Thank you.